नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बताने जा रहे हैं महात्मा गांधी के द्वितीय जन आंदोलन के कारणों के बारे में। इससे पहले हम बताए थे महात्मा गांधी जो जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो किस तिथि को आए थे, उसके बाद एक साल तक कौन सी गतिविधियां की, चंपारण सत्याग्रह कैसे किए, उनके बाद असहयोग आंदोलन के कौन कौन से कारण थे, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बारे में हम आपको जिक्र किए थे। आज हम उसका द्वितीय जन आंदोलन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जिस स्टूडेंट को जानने का प्रयास है कि असहयोग आंदोलन के बारे में भी जाने, तो उसने इसी चैनल पर दूसरा वीडियो जो पहले छोड़े थे वो देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का वर्णन करें या कारणों के बारे में जानेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो सबसे पहले कई बार पूछा जाता है साइमन कमीशन क्या है। तो साइमन कमीशन क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समितियां बनाई जाती है जिनमें से एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता। ये समितियां जो बनाई जाती है 1919 में जो रॉलेट एक्ट कानून लाए थे, जो कि भारतीय राष्ट्र विरोधी कानून थे या राष्ट्रवादियों के विरोधी कानून थे, जिसको भारतीय इतिहास में काला कानून के बारे में जानते हैं, उनको समीक्षा करने के लिए इस समितियों को बनाई गई थी। लेकिन उनमें से एक भी भारतीय को शामिल नहीं किए जाने के कारण उसका बहिष्कार किया गया। तो इसी बहिष्कार के चलते लाला लाजपत राय, जो कि इसका लाहौर रेलवे स्टेशन पर उसने जो किए विरोध और देश भर में हुआ, तो उसको लाठी से मारे, लास्ट में वो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी की लाठी पर प्रत्येक लाठी पर उसकी आवाज निकलती थी कि मेरे शरीर पर बसाए गए एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के लिए कील साबित होगी। तो ये चीज़ उसके मरने के बाद जो है ना पूरे देश में गमगीन माहौल हुआ और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पुनः प्रण किया गया। तो ये साइमन कमीशन था, ये 1928 में आए हुए थे। चलते हैं दूसरा कानून, इससे दुखित हो गया, जिसके वजह से भारतीय नेताओं में ब्रिटिश सरकार के विरोध में जन आंदोलन का मन बनने लगा। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट की अपेक्षा। देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट भारतीय नेताओं और नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, तो सबने मिलकर के एक लघु संविधान कहा जाए एक तरह से, जो कि भारत में किस तरह से कानून लाया जाना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जो अपनी तरह से मांगे रखी गई, तो वो मांगों को उसने ठुकरा दिए। तो इससे भी अंग्रेजों के मंशा के बारे में पता चल गया, जिससे भारतीय जन इससे असंतुष्ट हो गए। दो हो गए। तीसरा पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तो पूर्ण स्वराज की मांग पास किया गया, ये बिल पास किया गया। तो अब क्या है, पूर्ण स्वराज मतलब ऐसा स्थिति हो गया कि भारतीय नेताओं का मन बन गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज का दर्जा चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी भारतीय नेताओं ने इस आंदोलन को स्वीकृति दिए। नेक्स्ट है आर्थिक संकट एवं कर व्यवस्था। तो देखिए अभी हाल फिलहाल 1929 में तो आर्थिक मंदी तो चल ही रही थी, और साथ ही साथ कुछ दिन पहले 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुए थे। ऐसी परिस्थिति में सरकार जो है ना अपनी भरपाई करने के लिए लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कर टैक्स वसूल रहे थे, जिससे महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने की वजह से वहाँ की स्थिति, लोग बेरोजगार हो गए, स्थिति खराब हो गई, इससे जनता त्रस्त हो गई, लोग भूखे मरने लगे। तो इससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विशाल जन आंदोलन खड़ा हो गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां। अब क्या है, ये शुरुआत ही से अवस्था, इसकी क्या है, शुरुआत से ही ये नीतियां चलाई आ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने जो भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बोलते थे या उनके खिलाफ कुछ भी नीतियां निकालते थे, ये तो उसके बारे में भनक पता चल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो हर हथकंडा अपनाते थे जो उसको दबा सके। तो दमनकारी नीतियां तो सब दिन से था उसका। नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद में क्या होता है
कि इस बीच में शून्यता जो हो गया 1922 और 1930 के लगभग में शून्यता जो हो गया, तो इस शून्यता से जो भारतीय नौजवान जो था उस समय, तो मास्टर दा चटगांव बांग्लादेश समय का बंगाल था, तो वहाँ पे क्या होने लगा कि ब्रिटिश सरकार की जो जहाँ पे हथियार रखी हुई थी, तो वहाँ पे जो है टोलियाँ बनाकर उसका लूट लेता है और फिर जो है खुलेआम घूमने लगते थे। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के राष्ट्रवाद जो हिंसात्मक राष्ट्रवाद थे, तो इस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी को लगा क्या कि कहीं ना कहीं अगर मतलब ये जो नौजवानों का खून है, जोश है, जुनून है, वो आगे महात्मा गांधी के काम में आने वाले हैं। लेकिन अगर इस तरह का कदम अगर वो उठाते हैं तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार को इसके लिए उसको बहाना मिल जाएंगे और इसको उठा करके जेल में डाल देंगे। तो ये कारण भी जो है ना बहुत सताने लगे, तो जो कि एक एक करके ये उन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक एक नींव तैयार हो रही थी। नेक्स्ट है नमक टैक्स। नमक टैक्स अब तो हद ही कर दिया था सरकार ने। नमक टैक्स यानी नमक जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, और नमक तो आपको पता है कि ये तो तुच्छ चीज़ है और प्रकृति ने हमें भरपूर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में इस जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी जो नमक रोटी भी खाते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता है नमक के माध्यम से। यानी कि नमक पर टैक्स लगाने के बाद हमारे देश के गरीब जो गिरे से गिरे थे उनको भी टैक्स में शामिल कर लिया। तो इसने हद पार कर दिया ऐसी परिस्थितियों को ला कर। तो क्या हुआ, नमक टैक्स लगाने के बाद जो है ना अब महात्मा गांधी को रहा नहीं गया। ऐसी परिस्थिति में वो 78 साथियों के साथ 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से वो शुरू करते हैं अपना यात्रा, और गुजरात के समुद्र के तट पर जो दांडी है वहाँ 24 अप्रैल को पहुँचते हैं और वह वहाँ पे नमक बनाते हैं और वह इस नमक कानून को भंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहा गया था नमक कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकते। तो उसने क्या किया, खुद बना करके वह नमक कानून को भंग किया। ऐसी परिस्थिति में यही होड़ हर जगह चलने लगे, पूरे भारत में हर जगह नमक बनाने लगे। अलग अलग नेताओं ने तमिलनाडु, केरल, हर जगह वहाँ पे और फिर गिरफ्तारियाँ देने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में जेल भरो आंदोलन की हो गया। तो अब मतलब इतना भर गया जेल कि ब्रिटिश सरकार जो है ना अब गिरफ्तारियाँ लेने से जो है ना इनकार करने लगे। लास्ट में लॉर्ड इरविन जो है वो झुके और पहली बार 1931 में 5 मार्च 1931